वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सैयद कासिम साहब, पूर्वांचल का चुनाव और 13 सीटों पर चुनाव, 8 सीटों पर तो चुनाव हो चुका है। अगर हम 13 सीटों की बात करें तो इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में मतदान कराया जाएगा। सवाल यह उठता है कि इन 13 सीटों पर आप बीजेपी की स्थिति कैसी देखते हैं? क्या चुनाव में जबरदस्त फाइट है, तरह तरह की बातें सामने आ रही है, या योगी और मोदी के गढ़ में कमल फूल जोरदार तरीके से खिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया पंकज जी। मैं समझता हूँ कि 67 सीटों पे चुनाव हो चुका है, और जो चुनाव बिजनौर नगीना से सहारनपुर से शुरू हुआ और यहाँ तक आया है, तब से लेके आज तक मुझे इस चुनाव में अभी तक कोई ऐसा परिवर्तन नहीं दिखाई दिया है कि जिसे लेके ये कहा जाए कि यहाँ पे आने के बाद चुनाव बदल गया है। ये जरूर है कि दूसरे चरण के बाद बहुजन समाज पार्टी की जो बढ़त थी, जिस तरह से भी वो आकाश आनंद के एपिसोड के बाद वहां उत्साह में कमी आई है, वहां पर एक दिक्कत पैदा हुई है। लेकिन मतदाताओं का जो रुझान है, जो रुख है, ये बिल्कुल साफ है कि ये चुनाव पूरी तरह से जाति आधारित चुनाव है, जातियों से बटा हुआ चुनाव है। 19 और 14 से कुछ अलग लग रहा है, 22 से भी अलग दिखाई दे रहा है। एक तो समाजवादी पार्टी ने अपने गांव सैफई के अलावा बाहर के किसी यादव को टिकट नहीं दिया, और उन्होंने भी पिछड़े वर्ग के खूब नेताओं को टिकट बांटे हैं, पिछड़े वर्ग के खूब नेताओं को टिकट बांटे। भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज की है कि उन्होंने अपने सांसदों के टिकट ना के बराबर बदले हैं, और वो चीज थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी जो रही है सांसदों की, वो लोग इस बात को मानते भी रहे हैं। लेकिन मोदी का ऑरा इतना बड़ा है, और मोदी की ये जो योजनाएं हैं, या मोदी ने जो एक नया जिसको कहते हैं ना लाभार्थी वर्ग तैयार किया, या इस चुनाव में एक चीज और देखने को मिली कि अभी तक 6 चरण का चुनाव हो चुका, 7वें चरण में हम दाखिल हो चुके हैं, अभी तक चुनाव जो है ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। इस चुनाव में फिलहाल हो सकता है कि आलोक जी और मनीष जी भी इस पर रोशनी डालें। मुझे, चूंकि मैंने शायद ही यूपी का कोई हिस्सा छोड़ा हो जो इस चुनाव में, जहां मैं ना गया हूँ। मैं आलोक जी से भी मेरी मुलाकात उन्नाव हुई, मैं वहां भी गया था। मैं पूरब में भी तमाम बनारस से लेके और आजमगढ़ से लेके लालगंज तक हो आया। तो कुछ जो जमीन पर दिखाई देता है, कहीं पे भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी जितना दिखाई दे रही है, इंडिया अलायंस जितना दिखाई दे रहा है, उतना जमीन पे मुझे नहीं मिला है। जिस तरह से एक सोशल मीडिया से लेके और एक आम जो एक सीधा चुनाव जो दिखाया जा रहा है, और कहीं कहीं रोजाना ये आ रहा है कि इतनी सीटें जीत गई, इस चरण में इतना सीट मिल गई, इतना मिल गई, वो अभी हुआ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से आते हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, तो ये कोई ये नहीं है कि 24 में आते हैं 19 में नहीं आते थे। 19 में भी वो वहीं से आते थे, वहीं वहीं के थे, और 24 में भी वहीं से आते हैं, वहीं के हैं। 19 में नतीजा गठबंधन की वजह से था, और पूर्वांचल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लीड कम थी। छठे चरण और 7वें चरण का देखें तो पूरे प्रदेश में जिस तरह की लीड थी, वो लीड यहाँ पे उतनी नहीं थी, कम कम लीड थी। एक दो चीजें हैं, जैसे बांसगांव है, कांग्रेस अच्छा लड़ रही है, और योगी आदित्यनाथ ने जैसा वहां पे कुशल तिवारी के क्षेत्र में जो बात की है, लतिया के गोरखपुर से भगाएंगे, उसका रिएक्शन कुछ मैं देख रहा हूँ वहां पे। बाकी चुनाव जहां था वही है, बहुत परिवर्तन चुनाव में फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है पंकज जी। आपको परिवर्तन बहुत दिखाई नहीं दे रहा, इसका अभिप्राय क्या निकाला जाए सैयद कासिम साहब? की क्या बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है आपको, सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि अन्य सीटों पर भी, जहां आपने बात की पंकज जी, कि बस 67 सिंपल सीटों पर चुनाव सिंपल हो चुका है? आप जी, बीजेपी की मैं स्थिति को किस तरीके से देख पा रहे हैं? मैं बता देता हूँ। देखिए, ऐसा बड़ा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सपा बसपा गठबंधन के बाद कोई भी ऐसी लोकसभा नहीं है जहां बसपा का 1.25 लाख से बिल्कुल मरी हालत में, जब बसपा खत्म हो जाएगी, 10%, 8% उनका पोल वोट प्रतिशत रह जाएगा, तब वो 1.25 लाख वोट की उनकी हैसियत है। तो वो वोट जो है उसकी भरपाई होती हुई फिलहाल मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसी भी सीट पे।
किसी भी सीट पे मैं उसकी भरपाई नहीं दे रहा हूं जो वोट का कम हुआ है। और ये एक ऐसी चीज है जिसका जवाब किसी भी इंडिया अलायंस से समर्थित पत्रकार या उनसे समर्थित विश्लेषक या वो देने में अभी तक असफल सिद्ध हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एज है। ये बात अलग है कि वो माहौल नहीं है जो माहौल 2019 तक हम और आप देख रहे थे। पंकज, पर वो माहौल नहीं है, इसका मतलब क्या निकाला जाए डॉक्टर आलोक पांडे? माहौल नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, उदासीनता है, सब तरह की बात है। तो क्या माना जाए कि ये बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, या सामान्य तौर पर कहा जाए कि इस राजनीति को लेकर के लोगों में एक्साइटमेंट नहीं है? और अगर राजनीति को लेकर के लोगों में एक्साइटमेंट नहीं है तो इस परिस्थिति में भी बीजेपी भारी है। बीजेपी जो दावा कर रही है 70 के पार, इनफैक्ट वो तो मिशन 80 की बात करती थी, लेकिन आप इस स्थिति में किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? या आपको लग रहा है कि बीजेपी पिछले चुनाव से और बेहतर करने जा रही है? क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? और खास तौर पर 7वें चरण में होने वाले 13 लोकसभा सीटों पर आप स्थिति क्या देखते हैं? फिर आप पूरे पूर्वांचल की स्थिति क्या देखते हैं, 21 सीटों की बात, और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं, इस पर भी आप प्रकाश डालें, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। सैयद कासिम जी को मुझे नमस्कार और प्रणाम करने का मन हो रहा है। सोशल मीडिया में इतना बेबाक जो हमने पहली बार सुना है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे सिवाय जो दूसरा कोई व्यक्ति ये कह रहा हो, सोशल मीडिया की बात करो, मैंने नहीं सुना, किसी ने कहा हो तो अलग बात। आप ये समझिए, सोशल मीडिया में ज्यादातर, टीवी 9 की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ज्यादातर इस समय मीडिया बटी हुई है कि जो फ्रंट मीडिया है, टीवी मीडिया, वो कह रही बीजेपी आ रही है, और जो सोशल मीडिया वो कह रहे बीजेपी नहीं आ रहा है, इंडिया अलायंस आ रहा है। लेकिन कम से कम एक बात जो सैयद कासिम जी ने कहा कि बड़ा बदलाव दिखने के लिए कोई लॉजिक तो चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हम 80 में 79 जीतेंगे, कैसे? इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 5 सीटें जीती थी और बसपा के साथ। बसपा का वोट बैंक एक कैटलिस्ट था समाजवादी पार्टी के लिए। अगर सपा बसपा 2019 में ना मिले होते पंकज जी, तो आप मान के चलिए कि सपा की 5 भी ना आती। बसपा को 10 का सबको फायदा दिखता है, लेकिन 5 सपा की आने में बसपा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आइए 2019 में बसपा अलग हट गई, हालांकि 2024 में, हालांकि 2019 में तो धारा 20% मत था बसपा का, 22 में कम हुआ लोकसभा विधानसभा चुनाव में। लेकिन जो बसपा हटी, फिर कांग्रेस आई। कांग्रेस का मत कितना था लोकसभा में तो छोड़ दीजिए, चलिए विधानसभा जोड़ते तो 2-2.25%। तो जो समाजवादी पार्टी को बसपा के जाने से जो नुकसान हुआ है वोट बैंक का, जो सैयद कासिम जी कह रहे हैं, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। वो भरपाई हो नहीं रही और इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में जीत रहा है। कैसे जीत रहा है ये बात अगर कहो तो मुझे या किसी को भी तुरंत जो पत्रकार होकर देगा आप तो भाजपा के मुखौटे हैं, भाजपा के से पैसे प्राप्त करते हैं। मेरे ऊपर तो आजकल ये एलिगेशन भी फ्रंट मीडिया लगा रहा कि आपके अकाउंट में तो पैसे आते हो। बात लॉजिकल ये होनी चाहिए कि भाजपा हारेगी। बोले कैसे? बोले अखिलेश भाई ने नाम यादव वोट दिया, नाम यादव कैंडिडेट बहुत खड़े किए, इसलिए नाम यादव वोट मिल जाएगा। लेकिन मैं इसका हमेशा ये काउंटर करता हूं कि राजभर जैसी पार्टी है, पल्लवी पटेल की पार्टी है, निषाद जी की पार्टी है, क्या इनसे बड़े नेता हो जाएंगे जो समाजवादी पार्टी से सांसद का टिकट पा करके नाम यादव लड़ रहे हैं? वो ज्यादा बड़े नेता हैं उन नेताओं की तुलना में जो अखिलेश यादव ने अपनी लोकसभा से नाम यादव खड़ा किया है। तो कोई अपनी पॉलिटिकल इंस्पिरेशन जो जो राजभर के साथ जोड़ता है, वो राजभर जात के एक नेता के साथ नहीं जोड़ेगा, वो उनकी पूरी पार्टी है। तो इस बात को पंकज जी समझना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के बाद में भी वो 2004 की गलती नहीं करने के मूड में। वो पश्चिम में भी आरएलडी को अंततः तो जोड़ लेती है ना। वो चौन्नी वाले बयान के बाद जब उन्होंने कहा कि हम चौन्नी थोड़े ना जो पलट जाएंगे, लेकिन वो पलट गए ना आरएलडी। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने पैर 2004 के बाद मैंने देखा, खासकर 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का मुद्दा आया, 370 आया, यानी उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र उनका बहुत बड़ा हिस्सा पूरा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि
लोकसभा सीटों पर, विधानसभा सीटों पर केवल इन मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। उसे जातीय अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता का ख्याल रखना होगा। इसीलिए उसने क्षेत्रीय दलों का साथ लिया। इसलिए मुझे सैयद कासिम जी के साथ जाना ही पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को, ये बात मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में मैं स्वयं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 62 तो वो जीती थी, इससे कम तो आना नहीं है। जो मिलेगा वो ज्यादा ही मिलेगा। और मैं कम से कम 70 प्लस की उम्मीद उत्तर प्रदेश में करता हूं। उसमें बहुत बड़ा डेंट मैं नहीं देखता हूं। सपा और कांग्रेस मिल करके, पंकज जी एक बात और मैं कह दूं, अभी बात बहुत चल रही कि पीडीए बहुत चल रहा है। मैं कहता हूं कि भगवान जब मां के गर्भ में बच्चे को रखता है, 9 महीने बाद जब उसका जीवन इस धरती पर आता है, वो रोने के सिवा कुछ नहीं जानता। यानी कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं होती, वो समय लेती। पीडीए अभी मुझे लगता है 9 महीने का ही नहीं का हुआ हो। जब ईश्वर 9 महीने में बच्चे को क्यों रोने लायक बना पाता है, तो ये पीडीए कैसे इतना मजबूत हो जाएगा अखिलेश भाई के शक्ति से? मैं इसका हमेशा प्रश्न का उत्तर पूछता हूं। पीडीए जब लंबा समय जी लेगा तब वो जनता को अट्रैक्ट करे। मुद्दे अचानक अट्रैक्ट नहीं करते। और अखिलेश जी की कमी ये है कि अभी वो परशुराम को फरसा लिए घूम रहे थे, उनको लग रहा था पंडित उनके साथ आ जाएगा। अब पंडित नहीं आया तो फरसा छोड़ दिया और पीडीए पकड़ लिया। पीडीए में भी उनको कुछ गड़बड़ लगी तो ए में वो अगड़ा भी जोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है जो इंडिया अलायंस है, जमीनी तौर पर उनकी जो जनता तक पकड़ है पंकज जी, अभी मैं उसको बहुत गहराई तक नहीं देख पा रहा। और मैं कहीं नहीं देखता। मैं स्पष्ट बोलने के लिए जाना जाता हूं, कभी कभी बुरा लगे अच्छा लगे, कभी मुझे भाजपा का प्रवक्ता कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि इंडिया अलायंस कहीं पर भी सरकार बनाने की स्थिति में तो है ही नहीं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना है। 4 जून को देखना यह है कि 400 पार कर पाते हैं या नहीं करते। मनीष गुप्ता जी, लेकिन एक बात बहुत जोरदार तरीके से उठाई जाती है कि स्थानीय उम्मीदवार को लेकर के बहुत नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, कई सीटों का सिलेक्शन बढ़िया नहीं हो पाया और उस वजह से लोगों की नाराजगी है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए नफरत नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से नाराजगी नहीं है, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार से नाराजगी है। स्थानीय उम्मीदवार का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या लोगों में उदासीनता इसी वजह से है, और इस उदासीनता का मतलब क्या निकाला जाए कि लोगों को विकल्प नहीं दिख रहा है, या लोगों को लग रहा है कि चलो स्थानीय उम्मीदवार कैसा भी रहा हो, प्रधानमंत्री बढ़िया है इसलिए हमें उसको वोट कर देना चाहिए? क्या आप इस तरीके से देख रहे हैं, या लोगों को यह लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और राजनीति हमारी बेकार हो चुकी है, हमारे पास नॉन परफॉर्मर सांसद हैं और हमें इनको वोट क्यों देना चाहिए? अगर यह भी स्थिति है तो क्या यह खराब है? क्योंकि तरह तरह की चर्चा मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, कई तरह के बयान बाहर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज बिहार में राहुल गांधी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में आंधी है, एनडीए की सरकार नहीं आ रही है, मोदी पीएम नहीं बन रहे। तो कैसी आंधी है महागठबंधन के पक्ष में, जरा ये बताइए। अगर आंधी है महागठबंधन के पक्ष में तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नाराजगी है या स्थानीय उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी है? क्या बेहतर विकल्प के तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देखा जा रहा है? कैसी स्थिति है, जरा उस बारे में बताइए। पंकज भाई, सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि जिस वोटर ने 2014 और 2019 में अगर भाजपा को वोट दिया है, या सिर्फ 14 में दिया हो ना दिया हो, 19 में अगर भाजपा को वोट दिया है, तो वो 2024 में वोट जरूर देगा। और ऐसे में ये भाजपा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपको विनिंग मार्क तो यही मिल जाता है। अब दूसरी बात, अभी अगर मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें कि मोदी जी की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ऐसी कौन सी खूबी है जो उन्हें एज ए मुख्यमंत्री अच्छा मुख्यमंत्री साबित करती है और एज ए प्रधानमंत्री एक बेहतर प्रधानमंत्री जनता की नजरों में बन जाते हैं? अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा मेरे से तो मैं ये जवाब दूंगा, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसी, अपार्ट फ्रॉम द प्लानिंग, विजन, मोदी जी के पास एक ऐसी चीज है जो आज के नेताओं में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उसका नाम है एग्जीक्यूशन। यानी प्लानिंग
ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, इन सब में मोदी जी माहिर हैं। अगर चाहे विकास की बात करनी हो, सड़कों का जाल बिछाना हो, या आपको नए स्कूल खोलने हैं, नए एम्स खोलने हैं, एयरपोर्ट चालू करने हैं, सिग्नेचर ब्रिज बनाने हैं, आपने मोदी जी ने जिसको काम सौंपा तो उसकी डेली की रिपोर्टिंग, उसके फ्यूचर की प्लानिंग, उनके ऑर्गेनाइजिंग अरेंजमेंट, इन सब पर इतनी बारीक मॉनिटरिंग है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज इनवाइब जनता में हो चला है कि मोदी जी वो नेता हैं जो इनॉग्रेशन अगर करते हैं तो जो शिलान्यास करेंगे तो वो इनॉग्रेशन भी कर देंगे। और जनता में ये बात अक्रॉस द रिलीजन पहुंच चुकी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में पहुंच चुकी है कि एग्जीक्यूशन के मामले में मोदी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।